आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 149। पर्दों से मोमबत्तियों की रोशनियां लिपटी थीं और फूलों की महक हर तरफ फैल रही थी। वो अभी बाथ लेकर निकला था। उसके जिस्म पर बाथ टावल था। उसकी डोरियां कमर पर बंधी थीं। वो नंगे पैर फर्श पे रखता आगे बढ़ता आया। सुबह बाहर मौजूद होगी, लेकिन कमरे के अंदर इस फार्म हाउस में सुबह की चमक बस वहां तक थी जहां से खिड़कियों के पर्दे हटे थे। सरमद के कमरे के पर्दे बराबर थे और खिड़कियां बंद थीं। अंधेरा फैला हुआ था। तभी मोमबत्तियों की रोशनियां साफ दिखाई देती थी। झिलमिल रोशनी करती मोम शोले को संभाल कर पिघलती जा रही थी। सरमद के लब भिंजे थे। आंखों में खुमार की सुर्खी थी। उसके बिल्कुल सामने रखे सोफे पे सितारा बैठी थी। उसका बदन भरा भरा सा लगता था और जिस्म पर ढीला सा गाउन था। सिल्क के गाउन में उसका एक एक नशेब वजाहत से दिखाई देता था। वो सरमद के आने पे आहिस्तगी से खड़ी हुई। उसने सरमद की निगाहों का जुनून और सख्ती देखी तो उसका हलक खुश्क हुआ था। सरमद उसके मुकाबिल आ रुका था। उसने हाथ बढ़ाकर सितारा के माथे को उंगलियों के लम्स से नवाजा। फिर वह उंगलियां हरकत करती गालों और उसके लबों पे आ रुकी। वह सितारा के लबों को उंगलियों से महसूस कर रहा था। उसने निगाहें उन भरे भरे लबों पर टिकाई। उसके आते ही कमरे में बिखरे फूलों की खुशबू में सरमद के वजूद की मर्दाना महक भी घुल गई थी। सितारा की धड़कनें तेजी से सफ़र करती थी, इतनी कि उनका रक्स वह देख सकता था। वह हिचकोले लेती सांसों के साथ भाग रही थी। धीरे धीरे मोमबत्तियों के शोले की तपिश बढ़ने लगी। सरमद का हाथ वहीं उसके लबों पे था। सितारा ने आंखें मूंद रखी थी। सितारा। उसने सितारा से आहिस्तगी से उसका नाम पुकारा था। सितारा खुमार में महक कर ऐसे सांस भर रही थी जैसे कमरे में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो गई हो। सरमद उसके करीब हो गया था। उसने अपना बाजू सितारा की कमर में हाइल किया और उसके माथे से माथा जोड़कर वो उसकी लरजती शिद्दत से बंद पलकों को देख रहा था। उसके पुकारने पे वो हल्का सा गोया हुई। उसका लहजा डगमगाया हुआ था। सरमद ने उसकी जबीं पे चेहरा ऊपर करके लब रखे। रिलैक्स रहो तो हम ज़्यादा देर इंजॉय कर सकेंगे। गहरे सांस लो, लेकिन पैनिक ना हो। तुम प्रेग्नेंट हो। हमने ध्यान से मोहब्बत करनी है। रिलैक्स रहो, ऐसे तुम जल्दी लूज हो जाओगी, फिर तुम्हें दर्द हो सकता है। उसने नरमी से कहकर सितारा के गाल को थपका। सरमद प्लीज़ अभी। वो उसका हाथ बेताबी से अपनी कमज़ोर कमर पे ले गई। वहाँ भारी हाथों को रक्स करवाती वो और ऊंची आवाज़ से सांस लेती रक्स कर रही थी। उसका रक्स बिस्मिल जैसा था, तड़पता हुआ रक्स। सरमद ने उसको नरमी से अपने करीब किया। मेरी जान, मैं कह रहा हूँ ना, रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो उसे नरमी से पिचकार रहा था। सितारा ने आहिस्तगी से आंखें खोली। मैं पहले कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अब मेरी बस हो जाती है। आप फ़ौरन ये किया करें, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। उसकी बात अधूरी रह गई। सरमद के हाथ ने उसकी कमज़ोर सी कमर को हाथ में संभाला तो उसका लहजा टूट गया। तो मुझे देखो, वो कह रहा था। सितारा ने उसे देखा, मुस्कुराई। सरमद भी मुस्कुराया। उसने सितारा के माथे को फिर से चूमा। तुम्हें पता है, तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। मोमबत्ती के शोले का हाथ वैसे ही हरकत पे था। मोम पिघल पिघल जा रही थी। लकड़ी के चटकने जैसी आवाज़ मोम के परतों से आज़ाद होती थी। मैं तुम्हें जब भी करीब से देखता हूँ तो मुझे तुमसे नए सिरे से मोहब्बत होने लगती है। उसने सितारा को अपने करीब किया था। वो उसे लेकर बेड पर चला गया था। उसने सितारा को
اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے نقوش کو شدت سے بوسے دیتا وہ اس میں کھو گیا تھا۔ کمرے میں جلتی موم بتیوں کی روشنیاں تیز ہوتی ہر طرف پھیل گئی۔ محبت کی داستان دیواروں پر رقص کرنے لگی تھی۔ ستارہ کا چہرہ سرمد کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بس اس کی محبت کو محسوس کرتی بغیر کسی مزاحمت کے اسے اپنا آپ سونپ چکی تھی، اور سرمد بار بار اپنے لبوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اسے ستارہ سے کس حد تک محبت ہے، وہ اس کے لیے کتنا دیوانہ ہو چکا ہے۔ منہ سے ایک ایک بات وضاحت سے بتا رہا تھا، اور ستارہ اس کی ہر بات کو توجہ سے سنتی آنکھوں کو موند چکی تھی۔ ستارہ نے احتیاط سے بیگ میں کپڑے رکھنے کے بعد بیگ کی زپ لگائی۔ اس کے چہرے پہ مسرت پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھے سرمد کو دیکھا، جو اس وقت نیلی جینز اور رائل بلو شرٹ میں ملبوس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمد کے بال نفاست سے اس کے چہرے پر جمے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں محبت تھی۔ ستارہ بیگ بند کرنے کے بعد قدم قدم چلتی سرمد کے پاس آ گئی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنا سر سرمد کے سینے پر رکھا۔ نگاہیں اٹھا کر وہ سرمد کے مسکراتے لبوں کو دیکھنے لگی۔ میں آج بہت خوش ہوں سرمد۔ سرمد بھی جوابی مسکرایا۔ اس نے سر کو جنبش دی۔ اسی لیے ہی تمہیں دوبارہ گھر لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارا دل وہیں جا کر لگے گا۔ تمہیں یہاں بس میں اپنی محبت کا یقین دلانے لایا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری محبت کا یقین آ گیا ہے۔ اس نے ستارہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ستارہ نے سکون بھرا سانس اندر کھینچ کر آنکھیں موند لیں۔ سرمد کا ہاتھ اس کے گرد لپٹا اسے خود کے قریب کر چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ننھے وجود کو دوبارہ محسوس کرنے لگا تھا۔ انہیں یہاں رہتے 2 ماہ بیت چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں سرمد نے ستارہ کو صرف اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ ستارہ یہ بات جان گئی تھی کہ سرمد اس کے قریب اسی لیے نہیں ہے کہ اسے وارث چاہیے، بلکہ وہ اس سے سچ میں محبت کرنے لگا ہے۔ جو کچھ اس نے ماضی میں غلط کیا تھا، اس ہر بات کا سرمد نے اب مداوع کیا تھا۔ ان 2 ماہ کے دوران ستارہ کو بس اتنی اجازت تھی کہ وہ گھر والوں سے فون پر بات کر سکتی تھی۔ وہ کسی سے بھی ملی نہیں تھی، نہ کوئی یہاں پر آیا تھا۔ صرف سرمد اور ستارہ یہاں تھے، اور سرمد جب یہاں ہوتا تھا تو ستارہ کے پاس تتلی ہوتی تھی، جس کا آج یہاں آخری دن تھا۔ وہ اپنی 2 ماہ کی سیلری لینے کے بعد اس فارم ہاؤس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور آج سرمد اور ستارہ بھی اس فارم ہاؤس سے اپنے گھر منتقل ہو رہے تھے۔ ستارہ کے پاؤں زمین پر ٹکنے کے نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ سب لوگوں سے ملنے کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ سرمد جب اسے یوں بے پناہ شدت سے گھر والوں کو یاد کرتے دیکھتا تو وہ ناراضی سے گویا ہوتا۔ کیا میں تم سے محبت نہیں کرتا، جو تم اس طرح ان سب سے ملنے کے لیے بے تاب ہو؟ ابھی بھی تمہیں میری محبت میں کمی لگتی ہے؟ وہ اس کے دونوں گالوں پر ہتھیلیاں جما کر ناراضی سے دیکھتے ہوئے بولتا تھا۔ ستارہ دائیں بائیں سر ہلاتی نرمی سے سرمد کو سمجھاتی۔ مجھے آپ کی محبت میں کمی نہیں لگتی سرمد، پر مجھے ہر رشتہ اپنے قریب چاہیے۔ میں ان لوگوں میں رہ کر خوش ہوتی ہوں۔ سرمد ناراضی سے سر کو جھٹکتا۔ اور میرے ساتھ رہ کر تمہیں اچھا نہیں لگتا، ہے نا؟ ستارہ بھی اسی کی طرح اسے گھورتی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سارے قریبی رشتوں کے بہت قریب رہنا چاہیے، ایسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ سرمد نے نا اتفاقی سے سر کو جھٹکا۔ تمہیں نا اخلاقیات کی ٹیچر ہونا چاہیے۔
وہ जल भुन कर कहता तो सितारा उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस देती। मैं आपकी बीवी हूँ, इतना काफ़ी है, मुझे नहीं बनना टीचर वीचर, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठे रहें। सरमद उसकी बात पर उसके दोनों पहलुओं पर हाथ रखता, वहाँ शिद्दत से दबाव देता, वो उसे अपने करीब कर लेता और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए खुमार से बोलता, लेकिन मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेला रहूं, हर वक्त हम दोनों साथ हों, हमारे दरमियान कोई ना हो। ये दिन हमारे कितने अच्छे गुजरे हैं ना। हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। हमने एक दूसरे को बहुत तवज्जो और मोहब्बत से देखा, अपने जुनून को एक दूसरे के साथ बांटा, अपनी मोहब्बत के कई बार इजहार किए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर हमने कई बार एक दूसरे को बिखरते देखा, कांपते देखा। जब हम एक दूसरे में खो जाते थे, उस वक्त तुम्हारे लहजे का बहकता हुआ अंदाज, मुझे पुकारने का तरीका, मेरी तरफ खिंचता तुम्हारा हर अंदाज मेरे दिल में क्या कैफियत जगाता था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे करीब अगर ना आया तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे वजूद की इतनी आदत हो गई है कि मुझे लगता है मेरा सारा सुकून अब तुम में बस चुका है। मुझे मेरी हालत से खौफ भी आता है, लेकिन मैं क्या करूं। यह हकीकत है कि मेरी रातें अब तुम्हारे बगैर सूनी हैं। मुझे तुम्हारे वजूद की आदत हो गई है, उसे अपनी बाहों में भरकर सोने की आदत हो गई है। मैं बस तुम्हें अब अपने करीब रखना चाहता हूँ। उसकी दीवानगी उसके हर लफ्ज़ से अयां होती थी, और सितारा जब भी उसकी ज़ुबान से इस तरह शदीद इजहार सुनती तो उसे अपने कानों पर यकीन न आता था। उसे वो वक्त भी याद था जब सरमद उसे अहमियत नहीं देता था, उसे उल्टी सीधी फरमाइश करता रहा, और अब एक ये सरमद था जो उसको कंफर्टेबल करने की हर मुमकिन कोशिश करता था ताकि सितारा पुरसकून रहे। वह बिल्कुल बदल गया था और यही सितारा की जीत थी। उसने जब ये बात अपनी अम्मी को बताई तो उनका भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन सब ने मिलकर जो तरीका अपनाया था, सरमद को सुधारने का, वो बिल्कुल मुकम्मल हो गया था और अब वो सब खुश थे। और आज उनकी वापसी पर यकीनन बंगले में गहमा गहमी मची हुई होगी। सितारा की अम्मी भी वहीं होंगी, घर में रौनक लगी होगी। जब सितारा वहाँ जाएगी तो ये रौनक हद से सिवा हो जाएगी। वह बार बार ये सोचकर खुश हो रही थी और सरमद उसकी खुशी देखकर खुश था। उसने सितारा को खड़े होकर अपने सामने किया। उसके गालों को चूमकर वह बैग की जानिब बढ़ा था। बैग को उठाकर उसने पहिए फर्श पर टिकाए और उसे घसीट कर वो सितारा के पास आया। सितारा के हाथ को थाम कर वो दोनों कमरे से निकल गए थे। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी, ड्राइवर उन्हें लेने आया था। सितारा के साथ सरमद पिछली सीट पर बैठ गया था। उसके सर को अपने शाने पर टिकाने के बाद उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बाहर की जानिब देखने लगा था। सितारा ने आंखें मूंद ली थी। शहर पर धीरे धीरे असर गहरी शाम में बदलती जा रही थी। शायान आज होटल गया था। जिस वक्त वो होटल के लिए तैयार हो रहा था, उसने नमल को सवालिया निगाहों से देखा। वो उसके करीब आई। उसके उकब में ड्रेसिंग के शीशे के सामने खड़ी होकर उसने चोर निगाहों से शायान के अक्स को देखा और बोली, मुझे रिधम के घर जाना है। शायान ने अपने वजूद पर परफ्यूम छिड़का और उसे पलटकर खफा निगाहों से देखा। अब वहाँ क्या करने जाना है? नमल ने धीरे से शाने उचकाए। बस मेरा उससे मिलने को दिल कर रहा है। आप मुझे छोड़ देंगे या मैं खुद चली जाऊं? शायान ने उसकी कोहनी को पकड़ा। ये तुम मुझे धमकी दे रही हो? नमल ने उसे हैरानी से
चेहरा उठाकर देखा। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो बस पूछ रही हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता ना वहाँ जाना, तो मैंने सोचा अगर आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊँगी। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। शायान ने उसे दाद देने वाले अंदाज में भवें ऊपर करते देखा। ये आज सूरज किस जगह से निकला था, मुझे देखना याद नहीं रहा। तुम मुझे बताओगी? वो उसके दोनों शानों पर अपने भारी बाजू जमाकर खड़ा हो गया था। नमल की पलकें लरजने लगी। उसके वजूद से उठती महंगे कलोन की खुशबू नमल की सांसों में घुलकर उसे बेकल कर रही थी। उसने सूखते गले से थूक निकला और अपनी नाराज़ी जो लहजे में मौजूद थी उसे बरकरार रखते हुए वो बोली, सूरज अपनी जगह से ही निकला है, मैं बस ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ। शायान ने उसके दोनों शानों पर दबाव डाला। ऐसे कैसे? मुझे वजाहत चाहिए। शायान की शरारतें बढ़ने लगी थी। नमल ने उसके हाथों को पीछे झटका और नाराज निगाहों से उसे देखा। मैं आपको हर बात की वजाहत नहीं दे सकती। आप मुझे मेरी बात का जवाब दें। आप मुझे छोड़ देंगे या मैं खुद चली जाऊं? शायान ने हाथ बढ़ाकर उसके जबड़े को अपने हाथ में लिया और दांतों को कचकचाकर उसे देखा। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुम्हें जब कभी थप्पड़ मारूंगा तो कैसा लगेगा। मेरा ख्याल है तुम्हारे मुंह पर निशान पड़ जाएगा। मेरा हाथ बहुत भारी है। नमल ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे में खौफ दिखाई दिया तो शायान बेसाख्ता हंस दिया। ऐसी भोली सी सूरत बना लेती हो, डर कर के मैं मजाक को फौरन तर्क कर देता हूँ। नहीं मारने लगा तुम्हें थप्पड़, बस वैसे ही कह रहा था। जाहिर सी बात है मैं तुम्हें खुद छोड़ूंगा। और लेने कब आऊँ ये बताओ? नमल ने वक्त देखा। आप मुझे 9 बजे तक लेने आ जाइएगा। शायान ने सर हिलाया। वो कुछ देर के लिए ही रेस्टोरेंट जा रहा था, इसलिए बासानी नमल को भी लेता आएगा। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, उसने कहकर नमल के माथे को चूमा था। नमल के गाल गुलाबी पड़ गए, लेकिन शायान बेनियाजी से उसके सामने से हटा, साइड टेबल से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाई और फिर वो नमल को लेकर कमरे से निकल गया। गाड़ी रागिब चौहान के बंगले के सामने रुकी थी। कराची शहर की फिजा में मगरिब की तैरगी फैल गई थी। पूरे शहर की रोशनियां रोशन हो गई थी। हवा में नमी और सर्दी सी थी। होले होले चलती हवा ने नमल को गाड़ी से निकलते ही अपने हिसार में लिया था। शायान उसके साथ खड़ा था। उसने नमल के गाल को आहिस्तगी से खींचा और मोहब्बत से बोला, अगर पहले आने को दिल करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 9 बजे तक ज़बरदस्ती ये सोचकर बैठी मत रहना कि मैं काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए मसरूफ़ नहीं होता नमल। वो नरमी से उसे समझा रहा था। नमल बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसने सर को हिलाया। फिर शायान ने उसके गाल को थपका और उसे जाने का इशारा किया। नमल कदम कदम चलती दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। उसके अंदर जाने के बाद शायान ने भी गाड़ी को वापसी के लिए मोड़ लिया था। उसका रुख होटल की जानिब था। उसे खुद को मसरूफ़ करने के लिए अपने काम की तरफ वापस लौटना था, इसीलिए वो होटल चला गया था। नमल की आमद गैर मुतवक्का थी। जब रिधम को ये खबर मिली तो वो कमरे से बाहर आई। उसने हैरान निगाहों से नमल को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। ये तुम बिन बादल बरसात की तरह यहाँ कैसे टपक पड़ी? वो अपनाइयत से कहती आगे बढ़ी। नमल को अपने सीने से लगाया तो नमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस तुम्हारी याद खींच लाई। रिधम ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। मेरी याद और तुम्हें यहाँ खींच लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
اپنے آنے کا مقصد بتاؤ بچے۔ وہ بنگالی بابے کی طرح کا روپ اپنے لہجے میں سمو کر بولی تو نمل بے ساختہ ہنس دی۔ ردھم، میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پاؤں گی۔ ردھم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ظاہر سی بات ہے، میں تمہیں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہاں بیٹھو گی؟ کمرے میں بیٹھیں یا لاؤنج میں چلیں؟ نمل نے محبت سے ردھم کے گال کو تھپکا۔ جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو، ہم وہیں بیٹھ جائیں گے۔ اس کی بات پر ردھم نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں بیڈ پر ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ راغب مجھے زیادہ دیر بیٹھنے سے منع کرتے ہیں اور میں لیٹی لیٹی بور ہو جاتی ہوں۔ چلو اب تم آ گئی ہو تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ راغب کو تو لگتا ہے آ جانے میں دیر ہو جائے گی۔ وہ بتا کر گئے تھے کہ ان کی کچھ ضروری میٹنگز ہیں۔ نمل سر ہلا کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا پیو گی، ٹھنڈا یا گرم؟ نمل نے سر نفی میں ہلایا۔ میں بس تم سے بات کرنے آئی تھی، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلتے اضطراب کو دیکھ کر ردھم کی بھویں سکڑی۔ اس نے نرمی سے نمل کا ہاتھ تھاما۔ سب ٹھیک ہے نمل؟ شایان اور تمہارے درمیان کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ نمل نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ردھم نے ترکی با ترکی سوال کیا تو نمل نے گہرا سانس بھرا۔ ردھم، مجھے شایان کی امی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ردھم اس کی بات پر چونکی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ نمل نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتا تو ہوگا کل ہمارے گھر کیا ہوا ہے۔ ردھم کے اعصاب جو تن گئے تھے نمل کی بات پر ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں میں جانتی ہوں کل کیا ہوا ہے۔ تم یہ بتاؤ شایان کیسا ہے؟ اس کے سوال پر نمل نے گہرا سانس بھرا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کل وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں اتنے صدمے میں دیکھا تھا۔ ان کے بازو پر عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ آنکھوں میں اتنی اداسی تھی کہ ردھم میرا دل دہل رہا تھا انہیں دیکھ کر۔ میں خود کو بڑی مشکل سے ان کے سامنے نارمل لیے کھڑی تھی، ورنہ مجھے تو خود یوں لگ رہا تھا کہ میں رو پڑوں گی۔ میں نے پہلی بار کسی مرد کو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ کل والا واقعہ میری زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ تھا۔ اس ذکر پر دوبارہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے شایان کا کل والا روپ کسی منظر فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ ردھم کو دھیرے دھیرے ساری بات بتا رہی تھی۔ ردھم دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں سفید روشنیاں بکھری تھیں اور روشنیاں بھی خاموش دیواروں کی طرح اپنے کان نمل کی باتوں سے لگائے ہوئے تھیں۔ نمل نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد گہرا سانس بھرا۔ صبح سے وہ کافی خوش لگ رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ نارمل بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر میں جانتی ہوں وہ اندر سے ابھی بھی بہت اذیت کا شکار ہیں۔ میں بس تم سے یہ جان لینا چاہتی ہوں کہ زیبا نے ایسا کیا کیا ہے جو اس کا پرانا شوہر اور راغب بھائی دونوں اس وقت بنگلے میں موجود تھے۔ ردھم نے اس کے سوال پر چپ اختیار کر لی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں نمل، زیبا کا قصہ تو سانپوں کا قصہ ہے۔ جب بھی چھڑتا ہے تو دور تک جاتا ہے۔ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں۔ کہانی بہت عجیب اور بری سی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ نمل نے بے قراری سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ جو سچ ہے مجھے وہ بتاؤ۔ میں شایان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی وہ زیادہ دن اس اذیت کا شکار رہیں۔ تو مجھے حقیقت بتاؤ گی تو میں اس کے مطابق اپنے آگے کے قدم اٹھاؤں گی۔
मुझे कहीं ना कहीं रिधम एक और बात भी महसूस होती है। वो सोचते हुए खामोश सी हो गई। रिधम ने उसे सवालिया अंदाज में देखा। क्या महसूस होती है? नमल ने अपना चेहरा उठाकर रिधम को देखा। मुझे यूं लगता है शायान अपने डैड से भी नाखुश हैं। वो उनसे मिलना नहीं चाहते। आज भी सुबह उनके पास कॉल आई तो उनके चेहरे पर इतनी सख्ती और सर्द मोहरी फैल गई कि मेरे खून की गर्दिश ही रुक गई। जब मैं शायान के चेहरे पर इतनी सख्ती और गुस्सा आता देखती हूँ तो मेरा दिल डूबने लगता है। मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। रिधम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम मुझसे डरो मत, तुम बस उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। इतना कहकर वो रुकी, पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराई और फिर नमल के हैरान चेहरे को देखकर उसने कहा, तुम्हें उससे मोहब्बत तो हो गई है ना? इस सवाल पर नमल के गाल सुर्ख पड़ गए। उसने तेजी से अपना रुख रिधम के सामने से बदला। वह बेड से खड़ी हो गई। उसने आंखों को सख्ती से मींचा था। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। उसने बेतरतीब होती धड़कनों को काबू में करते हुए कहा। तो रिधम ने उसके उकब से फौरन बात को मजीद बढ़ाते हुए कहा, अब तुम झूठ बोल रही हो। मेरी तरफ पलटो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम सच कह रही हो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं मान जाऊंगी, वरना तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उसकी शर्त पर नमल का सांस अटक गया था। जारी है।